आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में नेल्सन मंडेला की पुस्तक कैदी से राष्ट्रपति बनने की कहानी। इस पुस्तक में कुल 17 अध्याय हैं। पिछले 2 वीडियो में आप अध्याय 13 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 14 बंधन मुक्त मंडेला से सुनेंगे। हमारी मुक्ति का प्रभात सन्निकट है। आओ हम स्वाधीनता, स्वतंत्रता और बंधन मुक्ति के लिए भाइयों की तरह एकजुट होकर प्रयास करें। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की रिहाई की मांग और स्वाधीनता संघर्ष बराबर जोर पकड़ रहा था। बढ़ते हुए आंतरिक व बाहरी दबाव की वजह से राष्ट्रपति बोथा ने 31 जनवरी 1985 को संसद में मंडेला को रिहा करने की घोषणा कर डाली, बशर्ते वे हिंसा को राजनीति का हथियार न बनाए। इसके साथ ही बोथा ने यह भी कहा कि अब नेल्सन की रिहाई में सरकार बाधक नहीं, वे खुद ही होंगे। यह पहली बार नहीं था जब सरकार ने नेल्सन को किसी न किसी शर्त पर रिहा करने की पेशकश की थी, पर वे अपने सिद्धांत की बलि चढ़ाकर रिहा होने को तैयार न थे। बोथा की पेशकश का नेल्सन ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी हिंसा नहीं करती, वह तो सरकारी हिंसा का जवाब उसी तरीके से देती है क्योंकि उसके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं। एक वीर नायक की तरह उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार उनको रिहा करती है तो वे फिर वही सब करेंगे जो अब तक करते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़ाई के बंदोबस्त बातचीत का रास्ता हमेशा बेहतर होता है, बशर्ते दोनों पक्ष समान रूप से उसकी मर्यादा का पालन करें। उन्होंने बोथा की इस घोषणा को उन्हें उनकी पार्टी और जनता से अलग थलग करने की सरकार की एक चाल के रूप में देखा और उसे नामंजूर कर दिया। अपने साथियों को यह संदेश देना चाहते थे कि पार्टी के लिए उनकी निष्ठा अटूट है और कोई भी प्रलोभन उन्हें इससे डिगा नहीं सकता। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि जब मेरे संगठन पर प्रतिबंध लगा है तो फिर मेरी रिहाई का क्या अर्थ रह जाता है। राष्ट्रपति अगर न्याय के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो पृथकतावाद का त्याग करें और सब तरह के प्रतिबंध हटाएं। उनकी सरकार हिंसा का त्याग करे और सब राजनीतिक बंदियों को रिहा करे। उन्होंने कहा कि मैं ना तो अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेच सकता हूँ, ना अपने देशवासियों के अधिकार का सौदा कर सकता हूँ। राष्ट्रमंडल की टीम। इसके बाद अक्टूबर 1985 में नासाउ में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की एक बैठक हुई। उसमें तय पाया गया कि विशिष्ट लोगों की एक टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाकर वहां की समस्याओं वो स्थिति का पता लगाएगी और फिर वापस आकर रिपोर्ट देगी। यह टीम 1986 के शुरू में दक्षिण अफ्रीका आई। सरकारी पक्ष से बातचीत करने के अलावा दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता सेनानियों से मिलना भी इसके लिए जरूरी था। अतः परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने टीम के सदस्यों की मुलाकात नेल्सन मंडेला से कराने का निर्णय लिया। अधिकारी बड़े होशियार थे। उन्होंने कैदियों के कपड़े पहने बदहाल नेशनल को अति विशिष्ट लोगों की टीम से मिलवाना उचित नहीं समझा। इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। उन्होंने एक दर्जी बुलाकर रातों रात के लिए बढ़िया सूट सिलवाया और उनका हुलिया बदलकर उनकी टीम से मुलाकात कराई। इस टीम के सदस्यों ने नेल्सन से कई तरह के सवाल पूछे। वे हिंसा के बारे में खासतौर पर प्रश्न पूछ रहे थे। नेल्सन ने उन्हें यकीन दिलाया कि वे हिंसा के समर्थक नहीं, उनकी पार्टी को सरकारी हिंसा के प्रत्युत्तर में कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर सरकार शहरों से पुलिस और सेना को वापस बुला ले तो उनकी पार्टी सशस्त्र संघर्ष की नीति को त्याग कर बातचीत का रास्ता अपना सकती है। उन्होंने कहा कि वार्ता से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। मंडेला ने टीम को विश्वास दिलाया कि वे विचारधारा से पूर्णतः राष्ट्रवादी हैं और श्यामवाद से उनका कोई नाता नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि ये सब उनके निजी विचार हैं और पार्टी की समग्र रूप से विचारधारा जानने के लिए उन्हें उनके अन्य साथियों से भी मिलना चाहिए जो अन्यत्र राजनीतिक बंदी है। मंडेला से बातचीत करने के बाद टीम ने सरकार से बात करने और ओलिवर टैम्ब्रो से मिलने का इरादा किया। नेल्सन ने दोनों को अपने विचार लिख भेजे थे ताकि स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या बातचीत की है और किस संदर्भ में की है। सरकार को लिखे अपने नोट में उन्होंने कहा कि समान स्तर का उचित माहौल बनने पर बातचीत करके सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। राष्ट्रमंडलीय टीम सरकार से और टैम्ब्रो से मिलने के बाद वापस लौट आई। मंडेला की उम्मीद थी कि जाते समय वे एक बार फिर उनसे मिलेंगे, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद उनकी न्याय मंत्री कोटेसी से केप टाउन में उनके निवास पर लंबी बातचीत हुई। इससे जाहिर हो गया कि वे आए दिन के घोर विरोध, हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार अब बातचीत और समझौते के मूड में आ गई है। कोटेसी यह जानने को उत्सुक थे कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ किस तरह से समझौता किया जा सकता है और उनकी पार्टी किस तरह हिंसा का मार्ग छोड़ सकती है। इससे साफ जाहिर था कि सरकार की समझ में आ गया है कि पुराना जोर जबरदस्ती का तरीका गलत था और उसे अपना रवैया बदलना ही होगा। वार्ता का दौर। सन 1987 में कोटेसी ने नेल्सन को सूचित किया कि सरकार ने उनके साथ नियमित रूप से बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेल्सन ने पहले अपनी पार्टी के साथियों से मिलने का प्रस्ताव रखा। उनका सोचना था कि अपने साथियों से विचार विमर्श किए बिना अकेली सरकार से बातचीत करना उचित नहीं होगा और इससे गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। दूसरी समस्या यह थी कि बिना उसकी राय जाने अकेले किसी बात पर सहमत होना संभव न था। इसलिए पार्टी के अन्य साथियों को विश्वास में लेना बहुत आवश्यक था। सरकार ने उनकी समस्या को समझा और अनुमति दे दी। सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों से नेल्सन की बातचीत चलती रही, लेकिन वे किसी अस्थायी हल तक नहीं पहुंच पाए। सरकार की तरफ से कई तरह की दुविधा थी। एक तो वह इस जिद पर अड़ी थी कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस हिंसा का सर्वथा त्याग करे। मंडेला का तर्क यह था कि हिंसा उनकी पार्टी नहीं, सरकार कर रही है। वह उनकी पार्टी को या यूं कहे कि जनता को हिंसा का जवाब देने को उकसाती है। दूसरी दुविधा यह थी कि सरकार कम्युनिस्टों के सख्त खिलाफ थी और चूंकि एएनसी में बहुत से साम्यवादी विचारधारा वाले सदस्य भी थे, उससे वहम था कि पार्टी पर साम्यवादियों का नियंत्रण है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी। सब तरह के तर्क देकर भी उनको आश्वस्त न कर पाने के बाद नेल्सन ने उनसे कहा कि आप अगर ऐसा सोचते हैं तो यही सही, लेकिन आपको इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि एएनसी से बात किए बिना आप दक्षिण अफ्रीका में शांति स्थापित नहीं कर सकते। इस बात में बहुत दम था। आखिरकार सरकारी प्रतिनिधियों ने कहा कि एएनसी अपना रवैया थोड़ा नरम कर ले तो वार्ता में प्रगति हो सकती है। बहरहाल प्रतिनिधियों से वार्ता के कई दौर हो जाने के बाद नेल्सन को राष्ट्रपति बोथा से एक बार फिर इन सारी समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर दिया गया। 5 जुलाई 1989 को उनको गुपचुप तरीके से बोथा के निवास पर ले जाया गया, लेकिन उनकी मुलाकात बहुत सार्थक सिद्ध नहीं हुई। बोथा ने किसी गंभीर मुद्दे पर बात ही नहीं की। वे ज्यादातर इधर उधर की बातें करते रहे और मुलाकात का समय खत्म हो गया। शायद उन्होंने नेल्सन से किसी तरह की समझौता वार्ता करने का अपना इरादा बदल लिया था। इसके लगभग 1 महीने के बाद हालात में एकाएक परिवर्तन आया। बोथा को उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने ही त्यागपत्र देने को विवश कर दिया। उन्होंने दूरदर्शन पर अपना इस्तीफा देने की घोषणा की और जनजीवन व तत्व संबंधी जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया।
उनके स्थान पर FWD क्लार्क एक नए राष्ट्रपति चुने गए। नई जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद ही श्री क्लार्क ने कहा कि वे ऐसी किसी भी पार्टी या संस्था के साथ बातचीत करने को तैयार हैं जो शांति चाहती हो। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने रवैये का एक और प्रमाण केप टाउन में एक विरोध प्रदर्शन को अनुमति देकर दिया। इसके लिए उन्होंने सिर्फ यह शर्त रखी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी नए राष्ट्रपति भिन्न थे और वे परिवर्तन के लिए तैयार लगते थे। आशा की किरण। राष्ट्रपति डी क्लार्क के इस रवैये से उत्साहित होकर नेल्सन मंडेला ने उन्हें एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने क्लार्क से अनुरोध किया कि वे रॉबिन आइलैंड और पोलिसमूर में बंदी उनके साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दे। क्लार्क ने उनकी बात मान ली और 10 अक्टूबर 1989 को सब बंदियों को रिहा कर दिया गया। 13 दिसंबर 1989 को एक बार फिर मंडेला को डी क्लार्क से गुप्त बातचीत हुई। इसमें दोनों ने राजनीतिक स्थिति पर बातचीत की। बातचीत में मंडेला ने महसूस किया कि क्लार्क उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। उनका रवैया काफी उचित प्रतीत होता है, लेकिन वे नेल्सन की सभी बातों को मानने को तैयार ना थे। अपने स्वभाव के अनुसार मंडेला ने क्लार्क से यह भी कह दिया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती, उनका और उनका पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। अगर उन्हें उनके साथियों की तरह रिहा किया जाता है तो वे अपने पार्टी के लिए तुरंत काम करना शुरू कर देंगे, भले ही उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अपनी अन्य मांगों के साथ ही नेल्सन ने डी क्लार्क से यह भी कहा कि वे न केवल ANC बल्कि अन्य उन राजनीतिक दलों से भी प्रतिबंध हटा लें जिनको कि उनकी सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर रखा है। उन्होंने यह मांग भी रखी कि जिन स्वाधीनता सेनानियों को देश निकाला दिया गया है उन्हें वापस बुलाया जाए। उस समय क्लार्क ने कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन दोनों व्यक्ति बहुत अपनेपन के साथ विदा हुए। बैठक अच्छी लग रही थी, लेकिन कितनी सार्थक थी या इसका परिणाम क्या होने वाला था कहना कठिन था। इन सारे मामले में गौरतलब बात यह है कि मंडेला ने कई स्तरों पर वार्ता के इतने दौर होने पर भी अपने साथियों, अपने देशवासियों और यहाँ तक कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता जताई और अपनी मांगे रखी, लेकिन खुद अपनी रिहाई के लिए ना कोई बात की ना कोशिश। उल्टे डी क्लार्क के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर आपका इरादा मुझे रिहाई के लिए राजी करने का है तो यह आपकी भूल होगी। जब तक मेरी पार्टी और मेरे साथियों पर प्रतिबंध लगे हैं, मेरी रिहाई कोई मायने नहीं रखती है और ना ही मैं इसके लिए सहमत हो सकता हूँ। ऐतिहासिक घोषणा। 2 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति डी क्लार्क ने वह ऐतिहासिक घोषणा की जिसने दक्षिण अफ्रीका का सारा वातावरण बदल डाला। ऐसी घोषणा ना तो पहले किसी राष्ट्रपति ने की थी और ना ही उदार प्रवृत्तियों की दिखने वाले क्लार्क से भी किसी को ऐसी आशा थी। सारा देश यह सुनकर चकित रह गया। उन्होंने एक ही झटके में नस्लवाद और रंगभेद की नींव खोद डाली थी। उन्होंने ANC, PCC, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ 31 अन्य पार्टियों पर से भी प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। उन्होंने ऐसे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का भी ऐलान किया जिन्होंने कभी हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लिया था। सन 1986 में आपातकाल की घोषणा के साथ सरकार ने जो बहुत से प्रतिबंध लगाए थे उनमें से अधिकांश को डी क्लार्क ने समाप्त करने की घोषणा की। स्वयं मंडेला के शब्दों में, इस एक ऐलान ने दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को सामान्य कर दिया और हमारी दुनिया रातों रात बदल गई। अब देश के समाचार पत्रों में उनके भाषण प्रकाशित हो सकते थे, उनके चित्र छप सकते थे और सारे देश को इनके माध्यम से उनके संदेश मिल सकते थे, न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर भी डी क्लार्क के इस साहसिक कदम की सराहना की गई। अब स्वभावतः एक महत्वपूर्ण बात बाकी रह गई थी, स्वयं नेल्सन मंडेला की रिहाई, जिसे संभवतः मंडेला खुद भी अपने सिद्धांतों के चलते टालते आ रहे थे। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई और 10 फरवरी को जब मंडेला की डी क्लार्क से एक बार फिर मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपको अगले दिन बिना शर्त रिहा करने का फैसला किया गया है। इस पर मंडेला ने अपनी अस्वीकृति जताकर राष्ट्रपति को हैरत में डाल दिया। उनके दो बातों पर आपत्ति थी। एक तो वे इस तरह एकाएक रिहाई नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें एक सप्ताह बाद रिहा किया जाए ताकि वे स्वयं और बाहर उनकी रिहाई का स्वागत करने वाले उनके परिजन, साथी व समर्थक मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो सके। दूसरे, उनका कहना था कि उनको जोहान्सबर्ग में रिहा ना किया जाए। हालांकि वे जोहान्सबर्ग के रहने वाले थे, लेकिन उनका तर्क यह था कि चूंकि वे पिछले 30 सालों से केपटाउन में रह रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उनको सरकारी फैसले के मुताबिक जोहान्सबर्ग न ले जाकर विक्टरवेस्टर्न में ही रिहा किया जाए। हालांकि उनकी बात मानने में सरकार को जाहिरा तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें व्यवहारिक कठिनाई भी कम ना थी। असल में सरकार ने उनके राय किए बिना ही उनकी रिहाई की तिथि तय कर डाली थी। उनकी सूचना सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी दे दी गई थी। सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगर निश्चित तिथि पर सरकार मंडेला को रिहा नहीं करती तो इसका अर्थ जाने क्या लगाया जाता और किस तरह की प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती। इसके अलावा दुनिया भर से आए पत्रकारों को असुविधा भी होती। मंडेला ने यह तर्क सुनने के बाद अपनी 7 दिन वाली शर्त वापस ले ली। इसके साथ ही सरकार ने उनकी जोहान्सबर्ग की जरा विक्टरवेस्टर से रिहा करने की बात मान ली। 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला को 11 फरवरी 1990 को एक आजाद आदमी की तरह विक्टरवेस्टर्न के बंदी गृह से बाहर आना था। उनकी रिहाई का समाचार सारे देश में फैल चुका था। चारों तरफ जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई थी। उनकी पत्नी विनी, परिवार के अन्य सदस्य और बहुत से लोग इस अवसर के लिए विमान से आ रहे थे। एएनसी ने रातों रात इसके लिए एक स्वागत समिति बना डाली थी और अपने हीरो का स्वागत करने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे थे। दोपहर बाद 3:30 बजे के लगभग नेल्सन को रिहा किया गया। वे अपनी पत्नी के साथ जेल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, जहां अपार जनसमूह और मीडिया के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। यह मंडेला जैसे महामानव का ही काम था कि उन्होंने जेल में उन पर पहरेदारी करने वाले रक्षकों वे उनके परिवारों का भी जाते समय अभिवादन किया और उनको धन्यवाद दिया। वे स्वयं तो रिहा हो गए थे, लेकिन जानते थे कि अभी बहुत काम बाकी है। अभी उनका देश पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है तथा संघर्ष का दौर अभी और चलेगा। अगला अध्याय है राष्ट्रपति मंडेला। मैंने सदा स्वाधीन व लोकतांत्रिक समाज के उन आदर्शों को संजोया है जिसमें सभी लोग पूरे सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहते हैं और जिनमें उनको सम्मान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसी आदर्श के लिए मैं जीवित हूँ और इसके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। नेल्सन मंडेला। रिहाई के तुरंत बाद नेल्सन मंडेला ने पार्टी का काम संभाला, जिसके वे उपाध्यक्ष थे। उनका लक्ष्य वही था कि दक्षिण अफ्रीका को अंततः एक रंगभेद, नस्लभेद रहित लोकतंत्र बनाया जाए, जिसमें सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। इतने लंबे कारावास और कठिन जीवन बिताने के बाद नेल्सन के लिए आवश्यक था कि वे कुछ विश्राम करते, अपने बंधु बांधवों से मिलते जिनसे वे कई दशकों से बिछड़े हुए थे, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताते। उनका मन भी करता था कि उन वादियों में जाकर रहें जिनमें उनके बचपन की यादें रची बसी थी, लेकिन इन सब के लिए उन्हें अवकाश न मिल सका।
देश भर में उनके दौरों और भाषणों का सिलसिला अनवरत जारी रहा था। यह बहुत जरूरी था क्योंकि मंडेला के विचार और संदेश उनके बंदी रहने के कारण जनता तक नहीं पहुंच पाते थे। इसके अलावा बदली परिस्थितियों में लोकतंत्र के लिए वातावरण बनाना भी आवश्यक था। इसके लिए आवश्यक जन जागरण जुटाने के लिए नेल्सन मंडेला जैसे राष्ट्रीय हीरो से बढ़कर और कौन हो सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला का मान बहुत बढ़ गया था। अनेक देशों ने स्वाधीनता के इस जुझारू नेता को कई तरह के सम्मानों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी वर्ष 1979 में नेल्सन को नेहरू पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पश्चिमी देशों की यात्रा, इन सारे कामों से भी आवश्यक था डी क्लार्क के साथ वार्ताओं का दौर जारी रखना, जिसके बिना परिवर्तन आना संभव न था। राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था और मंडेला ने अपने कर्तव्य के आगे व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग दिया। नेल्सन और डी क्लार्क ने दोनों इस दौरान पश्चिमी देशों की यात्राएं की। डी क्लार्क चाहते थे कि चूंकि अब उन्होंने उदारता का रवैया अपनाया है, अतः दक्षिण अफ्रीका पर लगे विदेशी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। नेल्सन का उद्देश्य इससे उलट था। वे चाहते थे कि अब तक नस्लवाद का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, प्रतिबंध जारी रहने चाहिए। आखिर आंतरिक स्थितियों के अलावा इन प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया था। अमेरिका में जाकर नेल्सन ने वहां की संसद को संबोधित किया और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को भी अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने ब्रिटेन जाकर प्रधानमंत्री थैचर से मुलाकात की और ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हालांकि डी क्लार्क के नेतृत्व में सरकार ने काफी उदारता वाला रवैया अपनाया है, लेकिन अभी भी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को पूरे मानव अधिकार नहीं मिले हैं। अभी भी नस्लवादी कानून निरस्त नहीं किए गए हैं और भेदभाव की जड़ें गहरी जमी हुई है। इसलिए अभी भी हमारा संघर्ष जारी है और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता जारी रहेगा। हिंसा का तांडव, जुलाई 1919 में नेल्सन स्वदेश लौटे। उसके बाद एएनसी की विरोधी पार्टी और दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों चल रही व्यापक हिंसा के लिए उत्तरदायी आईएफपी ने सेवेकोंग में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली के तुरंत बाद जुलू हिंसा पर उतारू हो गए। इस भयानक हिंसा कांड में 32 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश एएनसी के सदस्य थे। नेल्सन मंडेला को इससे बहुत दुख पहुंचा। इससे पहले भी जुलू एएनसी के खिलाफ हिंसक वारदातें कर चुके थे। नेल्सन ने इस बारे में एक पत्र लिखकर डी क्लार्क को अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्हें शक था कि इन सबके पीछे सरकार का हाथ है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया है। नेल्सन का शक बेबुनियाद न था। सरकार ने जुलू जाति के सदस्यों को खुलेआम अपने परंपरागत हथियार, भाले, छुरे आदि देकर चलने की इजाजत दे दी थी। सरकार का तर्क था कि यह उनकी संस्कृति का अंग है, इसलिए उनकी मनाही नहीं होनी चाहिए। सरकार के इस रवैये की वजह से नेल्सन और डी क्लार्क की वार्ता में बाधा आई। उनकी पार्टी के कई सदस्य भी वार्ता के प्रति बहुत आशावान न थे और उसका विरोध करते रहे थे, लेकिन नेल्सन का सोचना था कि आखिर इसके सिवाय कोई और चारा भी नहीं। अगर कुछ आशा है तो इसी से है। उन्होंने खुलेआम नहीं तो गुपचुप तरीके से बातचीत जारी रखने का मन बनाया, लेकिन अब उनका रवैया सहयोग की अपेक्षा सख्ती वाला हो गया था। कोडेसा सम्मेलन, जुलाई 1991 में मंडेला को एएनसी का अध्यक्ष चुना गया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका सबसे उल्लेखनीय काम कोडेसा सम्मेलन बुलाना था। यह सरकार और 19 विरोधी दलों के बीच बातचीत की बैठक थी। इनका नाम कन्वेंशन फॉर ए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका या संक्षेप में कोडेसा रखा गया था। इसका उद्देश्य नेल्सन की विचारधारा के अनुरूप था।
यह था संविधान बनाना, ऐसा संविधान जिसका उद्देश्य सभी वयस्कों को मताधिकार देना, सभी जातियों को नागरिक व राजनीतिक अधिकार देना, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना, वो होमलैंड की सरकारों को समाप्त करके उनके क्षेत्र को दोबारा निर्धारित करना था। अपने उद्घाटन भाषण में नेल्सन ने कोडेशा की सभी प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि सभी मिलकर एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें जिस पर सबको गर्व हो। यह काम आसान नहीं था। अनेक नेल्सों वाले दक्षिण अफ्रीका में ऐसा संविधान बनाना जो इतना संतुलित हो कि सर्वहितकारी लगे और जिसके लिए सरकार भी राजी हो जाए, टेढ़ी खीर थी। इसमें कई तरह की बाधाएं आई, विवाद उठे, देश में हिंसक वारदातें और उपद्रव भी जारी थे। इनके चलते बातचीत का सिलसिला टूट गया, लेकिन नेल्सन की प्रगति के लिए आशावान्वित थे और प्रतिबद्ध भी। जाहिरा बातचीत बंद होने पर उन्होंने डी क्लार्क से गुपचुप तरीके से बातचीत का सिलसिला जारी रखा। इसमें प्रगति होने पर दोनों ने सितंबर 1992 में रिकॉर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया। फलस्वरूप मई 1993 में कोडेशा वार्ता फिर शुरू हो गई। मंडेला के नेतृत्व में एएनसी और नेशनल पार्टी ने देश में पहली बार बहुजातीय चुनावों तथा संविधान के निर्माण के लिए एक समय सूची पर सरकार से बातचीत करना जारी रखा। बातचीत आगे बढ़ी और तय पाया गया कि आम चुनाव अप्रैल 1994 में होंगे। मंडेला और डी क्लार्क के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन पर सहमत होने के बाद 10 दिसंबर 1993 को ओस्लो में हुए एक भव्य समारोह में नेशनल और डी क्लार्क दोनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मंडेला बने राष्ट्रपति। अप्रैल में चुनाव हुए। इनका परिणाम आशा के अनुरूप ही आया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस 62.2% वोट लेकर अव्वल रही। नेल्सन मंडेला स्वभावतः दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 10 मई 1994 को अपने पद की शपथ लेते हुए कहा कि यह न केवल नई सरकार की विजय है बल्कि उत्पीड़न का अंत भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब कभी भी इन मनोरम धरती पर किसी एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा। सत्ता में परिवर्तन तो हो गया, लेकिन समाज में परिवर्तन इतना सहज ना था। 3 शताब्दियों के अपने शासनकाल में नस्लवादी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और उसके अश्वेत बासिंदों का जो हुलिया बिगाड़ दिया था, उसे सुधारना आसान ना था। देश बेरोजगारी, गृहहीनता, अशिक्षा, बिजली पानी के घोर अभाव जैसी गंभीर समस्याओं से त्रस्त था। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल थी। देश के उद्योगों में नस्लभेद और अश्वेतों का शोषण करने की जड़ें बहुत गहरे जमी हुई थी। सभी जातियों को एकजुट करने और उनमें सामंजस्य बनाने की समस्या भी कम विकट न थी। श्वेत और अश्वेतों के बीच आर्थिक असमानता अत्यधिक थी। श्वेत अति संपन्न थे और अश्वेत अति निर्धन। ऐसे में एकता और सहिष्णुता की बात किसके गले उतरती? मंडेला इसे समझते थे, इसलिए उन्होंने सत्ता संभालने की गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन धीरे धीरे ही हो सकेगा। शताब्दियों की दास्ता के कारण सभी प्रमुख पदों पर श्वेतों का अधिकार था। पुलिस और प्रशासन नस्लवाद के रंग में रंगे हुए थे। उनकी मानसिकता को रातों रात बदलना संभव न था, जबकि जनमानस की आकांक्षाएं रातों रात जाग उठी थी। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के तौर पर यथार्थवादी रवैया अपनाते हुए जनता को स्पष्ट कर दिया कि एकाएक सभी मांगे मंजूर करना और समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं। इसके लिए धैर्य से काम लेना होगा। वे जो कुछ सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता थी।
इतनी बड़ी रकम जर्जर अर्थतंत्र वाले दक्षिण अफ्रीका के पास न थी जो जनता के कष्टों का निवारण कर सके। नेल्सन के सामने मुख्य उद्देश्य देश में एकता व समानता की स्थापना करना और गरीबी का उन्मूलन था। वे एक ऐसी इंद्रधनुषी संस्कृति वाले राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें श्वेत और अश्वेत सभी दक्षिण अफ्रीकी बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। उन्होंने अपनी सरकार बनाते समय भी नेशनल पार्टी को साथ रखा ताकि देश की जनता में एकता का संदेश जाए। इस बीच नेल्सन के पारिवारिक जीवन में बहुत उथल पुथल आई। मुख्य कारण उनकी पत्नी विनी थी। पहले तो वे हत्या के मामले में फंसी। उनके बचाव के लिए मंडेला ने भरपूर प्रयास किया लेकिन अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। इस जद्दोजहद से निकलने तो उनके संबंधों में गहरी दरार पड़ गई। जिस विनी के लिए वे जेल में वर्षों तड़पते रहे और जो नेल्सन की रिहाई के लिए जी जान से लड़ रही थी, वे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों की दोषी बताई गई। नेल्सन ने सार्वजनिक घोषणा करके उनके साथ सभी संबंध समाप्त कर लिए और फिर अंततः उनका 1996 में तलाक हो गया। अपने राष्ट्रपति पद के अगले 5 वर्षों में नेल्सन ने वर्षों से साधारण जरूरतों के लिए भी तरसते अश्वेतों की हालात सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए। नेल्सन ने विश्व की बड़ी हस्तियों को दक्षिण अफ्रीका आने का निमंत्रण दिया ताकि वे आकर देखें कि दास्ता की बेड़ियों में जकड़े दक्षिण अफ्रीका और स्वाधीन दक्षिण अफ्रीका में कितना अंतर है। देश में अराजकता और हिंसा का दौर अब भी किसी न किसी हद तक जारी था। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए और लोगों को हिंसा व अपराध से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी शिकायतें दूर की जाएगी, लेकिन इसके लिए सबको सब्र से काम लेना होगा। अपनी वरीयता के अनुसार राष्ट्रपति मंडेला ने प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर तत्काल ध्यान दिया और बच्चों व मां बनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रबंध किए। उन्होंने आर्क बिशप टूटू की अध्यक्षता में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का गठन किया, जिसके अंतर्गत नस्लवादी शासन के दौरान मानव अधिकारों के हनन की जांच की जानी थी। इसके लिए उन्होंने लोगों को निर्भय होकर गवाही देने को कहा। मंडेला सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि किसी पर गवाही देने के लिए अभियोग नहीं चलाया जाएगा। इससे उत्साहित होकर लगभग 20,000 लोगों ने अपनी गवाहियां दर्ज की। नेल्सन मंडेला की महानता का परिचय इस बात से लग जाता है कि जिन श्वेतों ने उन्हें इतनी यातनाएं दी और कारागार में बंद रखा, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सत्तासीन होने के बाद उन्होंने उनको सम्मान अधिकार दिए और सबसे अपील की कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई न की जाए। उनका कहना था कि उनका संघर्ष रंग खिलाफ था, श्वेतों के खिलाफ नहीं। दक्षिण अफ्रीका श्वेत और श्वेत सबका है और सबको उसमें मिलजुल कर रहना चाहिए तथा उसकी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। नेल्सन को राष्ट्रपति के तौर पर अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वे सदा बहुत सादगी से रहे। शायद उनका विचार यह था कि जब अधिकांश देशवासी अभाव में जी रहे हैं तो उनके नेता को किसी तरह की विलासिता का हक हासिल नहीं होता। शायद वे दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना चाहते थे कि सादगी से रहे। वे थोड़े से गुजारा करते थे और शेष वेतन को परोपकार के कामों में लगाते थे। 1/3 वेतन तो वे अपने पार्टी ANC और नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फंड को ही दे देते थे। नोबेल पुरस्कार से मिली रकम और अपनी रॉयल्टी की आमदनी का अधिकांश भाग उन्होंने इसी तरह दान में दे दिया। लोकप्रियता के शिखर पर होने के बावजूद नेल्सन ने अपना राष्ट्रपतित्व काल समाप्त होने के बाद दोबारा निर्वाचन होना उचित नहीं समझा। उस समय उनकी अवस्था 81 वर्ष की थी और उनका कहना था कि एक नए राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका को अपेक्षाकृत कम उम्र का नेता मिलना चाहिए जो उसके विकास को गति दे सके।
उनके राष्ट्रपतित्व काल का अधिकांश समय नई योजनाएं बनाने में लग गया था। वे चाहते थे कि अब उन पर अमल हो ताकि लोगों को राहत पहुंचे। एक और अवधि के लिए राष्ट्रपति बनने की बजाय उन्होंने अवकाश ले लिया और रहने के लिए कुनू चले गए, जहां उनकी शैशव की स्मृतियां बसी हुई थी। कुनू में अवकाश के दिन बिताने से पहले नेल्सन ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने जीवन की संध्या वेला में एक जीवन संगनी खोज ली। सन 1998 में उन्होंने ग्रेशा मिशेल के साथ विवाह रचाया और फिर उनके साथ रहने के लिए कुनू गए, जहां उन्होंने अपनी पसंद का घर बनवा लिया था। अवकाश के बाद भी नेल्सन विदेश से आने वाली बड़ी हस्तियों से मिलने और विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने के लिए समय निकालते थे। वे देश की राजनीति में भी दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अंततः वर्ष 2004 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से भी अवकाश ग्रहण कर लिया। इस समय नेल्सन मंडेला लगभग 90 वर्ष के हैं और अपने गांव में भरे पूरे परिवार के साथ आनंदपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। सारे संसार के स्वाधीनता प्रेमियों का कामना है कि वे शतायु हों। अगला अध्याय है विश्व शांति दूत मंडेला। इस प्रकार मंडेला का जीवन किशोरावस्था से ही बेहद उथल-पुथल भरा रहा। वे जेल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले राजनेता हैं। वे 5 अगस्त 1962 से 11 फरवरी 1990 तक पूरे 70 साल जेल में रहे। भारत सरकार ने जेल से रिहा होने पर उन्हें हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। सन 1995 में मंडेला बतौर दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति के रूप में भारत में गणतंत्र दिवस पैरेड के मुख्य अतिथि बनकर आए। गांधी और मंडेला। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले, लेकिन अपने पूरी संघर्ष के दौरान मंडेला गांधी के विचारों से प्रेरित लगे। रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले मंडेला अपने पूरी संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चले। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दोनों में कई बातें समान थी। दोनों ने बतौर बैरिस्टर अपने करियर की शुरुआत की और दोनों को ही रंगभेद के खिलाफ चलाए अपने अभियान के दौरान जोहान्सबर्ग की कुख्यात फोर्ट जेल में सजा काटनी पड़ी। दोनों कभी नहीं मिले, लेकिन उन्हें 20वीं सदी के ऐसे योद्धाओं के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने औपनिवेशवाद के खिलाफ सशक्त तौर पर संघर्ष किया। महात्मा गांधी की ही तरह अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाने वाले मंडेला ने वर्ष 2000 में टाइम पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, महात्मा गांधी औपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी थे। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन को मूर्त रूप देने में मैंने उनसे प्रेरणा पाई। मंडेला ने कहा था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के भी पुत्र थे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जो गांधी सौंपा था वह एक बैरिस्टर था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उस गांधी को महात्मा बनाकर भारत को लौटाया। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला ने कई बार इस बात का खुलासा किया कि जेल में रहने के दौरान वे अक्सर महात्मा गांधी की किताबें और उनसे जुड़ी गतिविधियों का अध्ययन करते थे। नोबेल शांति पुरस्कार। मंडेला का कथन है, मैं न केवल गोरे लोगों के पशुत्व के बल्कि अश्वेतों के पशुत्व के भी खिलाफ हूँ। मैं एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का समर्थक हूँ जिसमें सभी एक समान हो और सभी को एक समान मौका मिले। अपने इस कथन पर मंडेला राष्ट्रपति बनने के बाद भी कायम रहे और जिन श्वेतों ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी थी उनके साथ भी समता मूलक व्यवहार किया। उनकी शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष और समदृष्टि समभाव मूलक गुणों के फलस्वरूप उन्हें वो दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी क्लार्क को वर्ष 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। डी क्लार्क ने भी वर्षों की संघर्ष को विराम देते हुए शांति की पहल आरंभ की थी, जिसकी परिणति 10 मई 1994 को मंडेला के दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में सामने आई।
नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई मंडेला का जन्म दिवस है। उनके सम्मान में वर्ष 2010 से हर साल इस दिन को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवंबर 2009 से पारित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2010 में जब 18 जुलाई को मंडेला ने अपना 92वां जन्मदिवस मनाया, तब दुनिया भर में यह दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन शांति और आज़ादी की दिशा में दक्षिण अफ्रीकी नेता मंडेला के योगदान को याद किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस अवसर पर अपील की कि लोग दुनिया में कम से कम 67 मिनट के लिए अपने समुदाय की भलाई के लिए कोई काम करें। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना के लिए 67 साल संघर्ष किया था। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए जो संघर्ष किया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बढ़ती जा रही है और दुनिया भर के राजनेता और बड़े लोग उनसे मिलने के लिए कतार में लगे रहते हैं। हालांकि खराब तबीयत के कारण मंडेला सार्वजनिक जीवन से लगभग अलग हो चुके हैं। मंडेला आतंकवादी नहीं। सन 1960 में दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी श्वेत सरकार ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद ही अमेरिका ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी थी और इसे आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। सन 19 में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही वहां लोकतंत्र की बहाली हुई। इसके पूर्व नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन इसके बावजूद 14 वर्ष तक सन 2008 तक नेल्सन मंडेला का नाम आतंकवादियों की सूची में पड़ा रहा। मई 2008 में अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा ने एक विधेयक पास किया। उसके बाद ही मंडेला का नाम आतंकवादियों की सूची से हटाया गया। अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की समिति के प्रमुख और डेमोक्रेट नेता हॉवर्ड बर्मन ने तब कहा था, इस बहुप्रतीक्षित विधेयक के बाद एक लंबी और असहज कर देने वाली कहानी का पटापेक्ष हो गया है। हमेशा रंगभेद पीड़ितों का समर्थन करने के बाद भी हम देश के आव्रजन संबंधी उन कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर पाए, जिनकी वजह से दक्षिण अफ्रीका के कई रंगभेद विरोधी नेताओं के नाम आतंकवादियों की सूची में शामिल थे। पुरस्कार और सम्मान। नेल्सन मंडेला को 655 से अधिक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। इन पुरस्कारों में नोबेल शांति पुरस्कार और अमेरिका कांग्रेस पदक शामिल हैं। उनके नाम पर कई भागों और इमारतों के नाम रखे गए हैं। उनके नाम से कई देशों में पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्हें प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान निम्नलिखित हैं। 1964 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के विद्यार्थी संघ के मानद अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1965 में लीडर्स यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के विद्यार्थी संघ के मानद अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1973 लीडर्स यूनिवर्सिटी में खोजे गए एक नाभिकीय अणु का नाम मंडेला पार्टिकल रखा गया। 1975 में लंदन यूनिवर्सिटी विद्यार्थी संघ की आजीवन मानद सदस्यता ली। 1979 में लेसोटो यूनिवर्सिटी मशेरू द्वारा डायरेक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु भारत द्वारा जवाहर नेहरू पुरस्कार। 1982 अगस्त माह में 53 देशों के 2000 मेयरों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर कर मंडेला को रिहा करने की अपील की। 1983 में रोम की मानद नागरिकता, ओलंपिया ग्रीस की मानद नागरिकता मार्च, सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि जून, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा स्टार ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पुरस्कार जुलाई, यूनेस्को द्वारा इसका पहला सिमोन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार संयुक्त रूप से नेल्सन मंडेला और स्पेन के किंग जुआन कार्लोस को दिया गया जुलाई,
1984 में मंडेला और दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक कैदियों की रिहाई हेतु बिशप ट्रेवर द्वारा 50,000 हस्ताक्षरों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय याचिका तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर परेज दे क्वेयार को सौंपी। जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र में नेल्सन मंडेला नाम से एक स्कूल खोला गया। फिदेल कास्त्रो द्वारा पलाया गिरोन पुरस्कार क्यूबा प्रदान किया गया। 1985 में रियो द जेनेरियो ब्राजील की मानद नागरिकता। रियो द जेनेरियो यूनिवर्सिटी ब्राजील द्वारा डिप्लोमा ऑफ ऑनर एंड फ्रेंडशिप। लंदन में नेल्सन मंडेला की मूर्ति लगी। 1986 में वर्कर्स इंटरनेशनल सेंटर स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा इंटरनेशनल पीस एंड फ्रीडम पुरस्कार। जिम्बाब्वे यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि। इंग्लैंड लेसेस्टर में मंडेला के नाम पर एक पार्क का नामकरण। 1987 फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। मिशिगन यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका और हवान यूनिवर्सिटी क्यूबा द्वारा मानद उपाधियां। 1988 जर्मन संघीय गणतंत्र द्वारा ब्रेमन सॉलिडेरिटी पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित। नई दिल्ली में एक सड़क का नामकरण नेशनल मंडेला मार्ग किया गया। 1989 में टीपी राशि शांति समिति आयरलैंड का शांति पुरस्कार। यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि। 1990 5 मार्च को जिम्बाब्वे में मंडेला दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित। इस वर्ष के लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित। अक्टूबर में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। 1991 में कार्टमेलिन मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित। 1992 में 1991 का यूनेस्को शांति पुरस्कार 3 फरवरी पेरिस में पाकिस्तान द्वारा निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित। 1993 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति FWD क्लार्क के साथ फिलाडेल्फिया लिबर्टी मेडल अवार्ड। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे 10 दिसंबर। 1994 मुस्लिम महिला संघ की ओर से शेख यूसुफ पीस अवार्ड। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की ओर से ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर पुरस्कार। 1995 डरबन में अफ्रीका शांति पुरस्कार। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड। 1996 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मोनी पुरस्कार न्यास मंत्री दुल्ला ओमर द्वारा ग्रहण। यूथांट पीस अवार्ड। 1997 फ्रीडम ऑफ सिटी अवार्ड पीटर में मॉरिस वर्ग, बोलेम फोर्टेन बुक्स वर्ग, ऑक्सफोर्ड यूके, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड और केप टाउन। 1998 यूथ ऑफ पीस अवार्ड। 2000 में वीटी एथलिक मल्टीलेक्चरल मीडिया अवार्ड लंदन इंटरनेशनल फ्रीडम अवार्ड मेफिस टेनेसी। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली। कनाडा की मानद नागरिकता ह्यूमन राइट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जोहान्सबर्ग। 2002 मानद डायरेक्टरेट घाना विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वाशिंगटन में जॉर्ज बुश द्वारा प्रदत्त। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जुबली मेडल कनाडा। 2003 में नेशनल यूनिवर्सिटी आयरलैंड द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि। 2004 में जोहान्सबर्ग के सेंटनडन स्क्वायर का पुनः नामांकन नेल्सन मंडेला स्क्वायर। टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल। 2005 में टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में पुनः शामिल एमहर्स्ट कॉलेज की मानद उपाधि। 2006 में एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा मलेशिया द्वारा मानद उपाधि। 2007 लंदन संसद के सामने मंडेला की आदमकद मूर्ति लगाने की योजना पर कार्य। बेलग्रेड सर्बिया के मानद नागरिक।
2008 मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि। 2009 आर्थर एस करेज अवार्ड। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 2010 लॉरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेटवर्क द्वारा 6 मानद उपाधियां। ब्राउन यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधियां। अगला अध्याय है और अंतिम अध्याय है जीवन यात्रा। संघर्ष ही मेरा जीवन है, मैं अपने अंतिम समय तक स्वाधीनता के लिए लड़ता रहूंगा। नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रॉस्की क्षेत्र के मेजो गांव में जन्म हुआ था। सन 1920 मंडेला अपनी माता व बहनों के साथ कूनू में रहने आए। सन 1925 कूनू के स्कूल में प्रवेश। सन 1927 पिता का निधन। मंडेला जोगिंतावा के संरक्षण में रहने के लिए कैज़वैनी आए। सन 1934 क्लार्क बरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश। सन 1938 फोर्ट हारी विश्वविद्यालय में प्रवेश। सन 1942 पत्राचार के माध्यम साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी से स्नातक। जोहान्सबर्ग के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC के सदस्य बने। सन 1944 एवलिन मेस से विवाह। ANC यूथ लीग के सह-संस्थापक बने। सन 1947 ANC YL के सचिव बने। सन 1950 ANC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव निर्वाचित हुए। सन 1952 ANC के अवज्ञा आंदोलन के वॉलंटियर इन चीफ बने। सन 1957 एवलिन से तलाक राजद्रोह का अभियोग लगा पर बरी हुए। 14 जून 1958 बिनी मदिक जैला से विवाह। सन 1961 ANC की सशस्त्र सेना के प्रधान सेना नायक बने। सन 1962 अन्य राष्ट्रों के दौरे के लिए गुप्त रूप से दक्षिण अफ्रीका से निकले। प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में बंदी। सन 1963 ANC के गुप्त मुख्यालय का पता चल जाने पर जेल में ही तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। सन 1964 रिवोनिमा मुकदमा संपूर्ण, आजीवन कारावास की सजा। सन 1975 जेल में संस्मरण लिखने आरंभ किए, इन्हें गुप्त रूप से जेल से बाहर भेजा जाता था। सन 1980 संयुक्त राष्ट्र संघ की मंडेला को रिहा करने की अपील। सन 82 केप टाउन के निकट पाल जेल में हस्तांतरित। सन 1989 राष्ट्रपति बोथा से मुलाकात, रिहाई की वार्ता विफल। नए राष्ट्रपति FWD क्लार्क से मुलाकात। 11 फरवरी 1990 27 साल के बाद जेल से रिहा। 5 जुलाई 1919 ANC के अध्यक्ष निर्वाचित। सन 1993 मंडेला और क्लार्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सन 1994 मंडेला की आत्मकथा प्रकाशित। 10 मई 1994 दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित 75 वर्षीय सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रपति बने। सन 1996 विनी मंडेला से तलाक। सन 1998 ग्रेसा मिशेल से विवाह। सन 1999 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर सक्रिय राजनीति से संन्यास। सुशील कपूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक नेल्सन मंडेला कैदी से राष्ट्रपति बनने की कहानी को आप 3 वीडियो में पूरी सुने होंगे। यह अंतिम वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो है, यदि आप नहीं सुने हैं तो उस वीडियो को भी सुन लें। आपको किसी और भी बुक का ऑडियो बुक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।